हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल सोशल साइंसेज विद पाठक सर। इस चैनल के माध्यम से हम लोग क्लास 9 सोशल साइंस के सभी पार्ट हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स को चैप्टर वाइज समझने का प्रयास करेंगे। आज हम लोग हिस्ट्री चैप्टर 1 द फ्रेंच रिवॉल्यूशन को पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट। On the morning of 14 July 1789, the city of Paris was in a state of alarm. State means situation, alarm means terror. कह रहे कि 14 जुलाई 1789 के सुबह की घटना है। जो पेरिस शहर था दैट इज इन सिचुएशन ऑफ टेरर, वहाँ आतंक का माहौल था। द किंग हैड कमांडेड ट्रूप टू मूव इनटू सिटी। जो राजा था उन्होंने ऑर्डर दिया अपनी आर्मी को कि तुम पेरिस शहर में जाओ। रूमर्स स्प्रेड दैट ही वुड सून ऑर्डर टू द आर्मी टू ओपन फायर अपॉन द सिटीजन। कह रहे कि एक अफवाह फैल गई थी कि राजा जो है वो नागरिकों पे गोली चलाने का ऑर्डर देने वाला है। सम 7,000 मैन एंड वुमेन गैदर्ड इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल। ये कह रहे कि लगभग 7,000 पुरुष और महिलाएं थी जो टाउन हॉल के सामने क्या हुई थी, गैदर्ड हुई थी, इकट्ठा हुए थे। एंड डिसाइडेड टू फॉर्म ए पीपुल मिलिशिया, और उन्होंने क्या डिसाइड किया कि वो खुद की अपनी एक आर्मी बनाएंगे। ठीक है। दे ब्रोक इनटू द नंबर ऑफ गवर्नमेंट बिल्डिंग्स इन सर्च ऑफ आर्म्स। आर्म्स मीन्स होते हैं हथियार। हथियारों के खोज में उन्होंने क्या किया, बहुत सारे सरकारी बिल्डिंग्स को तोड़ दिया। फाइनली ए ग्रुप ऑफ सेवरल 100 पीपुल मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी। कह रहे कि अंत में हंड्रेड्स ऑफ पीपुल, सैकड़ों लोग क्या किए, दे आर मार्च टुवर्ड द ईस्टर्न पार्ट ऑफ सिटी। वो शहर के पूर्वी रीजन्स की तरफ चल पड़े। एंड स्टॉर्म्ड द फोर्ट्रेस प्रिजन, और वहाँ का फोर्ट्रेस प्रिजन जो था, फोर्ट्रेस रीजन क्या होता है, देयर हैव ए फोर्ट दैट यूज एज ए प्रिजन, मतलब एक किला हुआ करता था जिसे जेल के रूप में यूज किया जाता था। नाम क्या था, बास्तिल। उन्होंने बास्तिल के ऊपर क्या कर दिया, अटैक कर दिया। दे होप टू फाइंड एंड होर्ड एम्यूनिशन। उन्हें होप थी, मतलब दे होप, उनको संभावना थी कि यहाँ से भारी मात्रा में क्या मिलेगा, एम्यूशंस मिलेगा। एम्यूशंस मीन्स होता है गोला बारूद, मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में हथियार मिलेगा। इन द आर्म्स फाइट फॉलोड द कमांडर ऑफ बास्तिल वाज किल्ड। कह रहे कि लोगों की से जो लड़ाई हुई वहाँ बास्तिल का जो कमांडर था वह मारा गया। एंड द प्रिजनर्स रिलीज थ्रू देयर वेयर ओनली 7 ऑफ देम। ये कह रहे कि और उस जेल में केवल 7 प्रिजनर थे, 7 कैदी थे, उन्हें छुड़ा दिया गया। येट द बास्तिल वाज हेटेड बाई आल। कह रहे कि जो बास्तिल फोर्ट था, प्रिजन था, हेटेड बाई आल, उसे सभी लोग क्या करते थे, हेट करते थे, उसे पसंद अनलाइक करते थे, उन्हें पसंद नहीं करते थे। बिकॉज इट स्टूड फॉर द डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग। क्योंकि यह जो बास्तिल था वो क्या था, वह डिक्टेटरशिप मीन्स किंग के डिक्टेटर, अनकंट्रोल्ड पावर का सिंबल था। लोग ये मानते थे कि ये क्या है, ये राजा के अनकंट्रोल्ड पावर का सिंबल है। द फोर्ट्रेस वाज डेमोलाइज्ड मीन्स होता है ब्रोकन। कह रहा कि यह जो किला था उसे तोड़ दिया गया। एंड इट्स स्टोन फ्रेगमेंट वेयर सोल्ड इन द मार्केट टू ऑल दोज हु विशेस टू कीप ए सोवेनियर इट्स डिस्ट्रक्शन। सोवेनियर मीन्स क्या होता है, स्मृति चिन्ह। कह रहा कि उस किले को तोड़ दिया गया और इसके जो रिमेन्स बचे, छोटे छोटे टुकड़े बचे, उन्हें क्या कर दिया गया, लोगों को बेच दिया गया। किस लिए, क्योंकि वो एक सिंबल था। किसका सिंबल था, डेस्पोटिक पावर ऑफ किंग। वो राजा के डेस्पोटिक पावर का सिंबल था, इसलिए उसे तोड़ दिया गया। इस द डेज दैट फॉलोड सा मोर रियोटिंग बोथ पेरिस एंड द कंट्री साइड। कह रहे इस दिन के बाद पेरिस में और पूरे
सिटीज़ में, मतलब पूरे देश में क्या होने लगे, रियोट होने लगे। रियोट मीन्स दंगे होने लगे। लोग क्या करने लगे, राजा के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे, आंदोलन करने लगे। मोस्ट पीपल वी आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द हाई प्राइसेस ऑफ ब्रेड। ज़्यादा जो लोग थे वो किस लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे, हाई प्राइस ऑफ ब्रेड, ब्रेड के बढ़े हुए थे। ब्रेड मीन्स होता है रोटी, वहाँ लोग मोस्टली ब्रेड ही खाते हैं, तो ब्रेड का प्राइस बहुत राइस हो गया था और इसके लिए क्या हो गया था, लोगों ने पूरे देश में दंगा करना शुरू कर दिया। मच लेटर व्हेन हिस्टोरियन लुक्ड बैक अपॉन दिस टाइम, कह रहे कि जब इतिहासकार, हिस्टोरियन मतलब जानते हैं, ठीक है, स्कॉलर ऑफ हिस्ट्री, जो हिस्ट्री के स्कॉलर है, जब वो इस घटना को देखते हैं, देसा इट इज़ एज द बिगनिंग ऑफ चेन ऑफ इवेंट, तो उन्हें लगता है कि दैट इज ए चेन ऑफ इवेंट, मतलब यहाँ से शुरुआत हुई और बहुत सारी घटनाएं घटने शुरू हुई। दैट अल्टीमेटली लेड द एक्सक्यूशन ऑफ द किंग, और इसका रिजल्ट क्या हुआ, इसका रिजल्ट ये हुआ कि वहाँ के लोगों ने फ्रांस के किंग को क्या दे दिया, फांसी दे दिया। थ्रू मोस्ट पीपुल एट द टाइम डिड नॉट एंटिसिपेट दिस आउटकम्स, हाउ एंड वाई दिस हैपन, तो ये करें कि किसी ने ऐसा होप नहीं किया था कि लोग आंदोलन करेंगे और अपने राजा को ही फांसी पे चढ़ा देंगे। तो इस लेसन में हम यही पढ़ेंगे कि आखिर ये सिचुएशन कैसे क्रिएट हुआ और किस प्रकार से फ्रांस के लोगों ने आंदोलन शुरू किया। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अगला हमारा जो टॉपिक है फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग द 18th सेंचुरी। ठीक है, तो फ्रांस सोसाइटी ड्यूरिंग 18th सेंचुरी समझने के लिए पहले हम यहाँ पे एक दिया गया ग्राफ है, हम इसको समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ग्राफ दिया होगा, अगर इसे हम समझ जाएंगे तो फ्रांस की सोसाइटी को हम इजीली समझ सकते हैं। तो जैसा कि कह रहा है कि बिफोर 18th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी के पहले जो थी वो फ्रांस की सोसाइटी क्या हुआ करती थी, डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपुल में डिवाइड हुआ करती थी। मतलब फ्रांस की सोसाइटी डिफरेंट ग्रुप में डिवाइड हुआ करती थी और ईच ग्रुप को कहा जाता था स्टेट। एक चीज़ तो क्लियर हो गया, व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट, ए ग्रुप ऑफ डिफरेंट पीपुल नोन एज स्टेट। तो ये अलग अलग ग्रुप बना दिए गए थे। ठीक है, तो फ्रांस की सोसाइटी मेनली 3 स्टेट्स में डिवाइड थी। पहले को बोलते थे क्लर्जी। तो क्लर्जी जो थी, क्लर्जी में कौन लोग हुआ करते थे, क्लर्जी में जो चर्च से रिलेटेड लोग हुआ करते थे, जैसे पादरी हो गए या चर्च के ऑफिसर्स हो गए या चर्च के सर्वेंट हो गए, ये फर्स्ट स्टेट में आते थे। दूसरा जो सेक्शन था उसे बोला जाता था सेकेंड स्टेट। सेकेंड स्टेट में रहते थे नोबेलिटी। नोबेलिटी मीन्स होता है रिच पीपुल, कुलीन वर्ग। ठीक है, तीसरा जो स्टेट होता था उसमें थे बिग बिजनेसमैन, मर्चेंट्स, कोर्ट ऑफिसर्स, लायर, फिर पीसेंट्स, आर्टिसंस, फिर स्मॉल पीसेंट, लैंडलेस लेबरर एंड सर्वेंट। तो फ्रांस की जो सोसाइटी थी वो मेनली 3 कैटेगरीज में डिवाइड थी। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यह जो डिवीज़न था यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम था फ्रांस की सोसाइटी में रिवोल्ट के लिए। समझते हैं कैसे। ठीक है, जो क्लेर्जी थी, जो चर्च था यानी, और जो नोबिलिटी थी यानी फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट, फर्स्ट स्टेट एंड सेकेंड स्टेट के जो लोग थे, इनका पॉपुलेशन वाइज अगर बात करें तो इनकी पॉपुलेशन ओनली 10% थी। फर्स्ट स्टेट और सेकेंड स्टेट के लोगों की बात करें तो इनका पॉपुलेशन ओनली 10% था, लेकिन इन्होंने क्या किया था, 60% लैंड पे अपना कंट्रोल रखा था। इनके पास पॉपुलेशन 10% और लैंड का शेयर था 60%। थर्ड स्टेट जो था पॉपुलेशन वाइज तो 90% था, मतलब 90% जो पीपुल थे वो थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे, लेकिन इनके पास केवल जो लैंड था उसका 40% शेयर था। तो ऐसे डिवाइड था, मतलब 10% लोग जो थे उन्होंने 60% रिसोर्सेज पे कब्जा करके रखा था और जो 90% पॉपुलेशन थी उनके पास रिसोर्सेज नहीं थे। इसके साथ साथ ही जो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग हुआ करते थे उन्हें कुछ प्रिविलेज मिला करते थे। प्रिविलेज मीन्स होता है बर्थ राइट, प्रिविलेज मीन्स बर्थ राइट। उन्हें कुछ बर्थ राइट्स हुआ करते थे, जैसे द फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेट आर नॉट पेइंग टैक्स, इन्हें टैक्स नहीं देना पड़ता था।
जितना भी देश का खर्च चलाना होता है आप जानते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट हो या किंग हो, वो लोगों से टैक्स कलेक्ट करता है और उसी के द्वारा मैनेजमेंट करता है। तो फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोगों को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था, सारा जो टैक्स देना पड़ता था वो किससे देना पड़ता था, थर्ड स्टेट के लोगों को देना पड़ता था। फर्स्ट स्टेट और सेकंड स्टेट के लोग थे, उन्हें कुछ प्रिविलेज मिले हुए थे बाय बर्थ, लेकिन सेकंड स्टेट के लोगों थर्ड स्टेट के लोगों को कोई प्रिविलेज नहीं मिले हुए थे। ठीक है, तो जैसा कि हम देखते हैं कि थर्ड स्टेट के लोगों को दो प्रकार के टैक्स देने पड़ते थे। यहाँ बुक में आप देख सकते हैं, एक दिया है टाइथ और दूसरा दिया है टाइल। टाइथ देखते हैं, ए टैक्स लेविड बाय द चर्च, लेविड मीन्स टेकन, कह रहे कि एक ऐसा टैक्स था जो चर्च कलेक्ट करता था, कंप्राइजिंग 1/10 ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, मतलब थर्ड स्टेट के लोगों का एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जितना होता था तो उसका 1/10 पार्ट जो होता है वो चर्च क्या करता था, टैक्स के रूप में कलेक्ट करता था। टाइल्स टैक्स टू बी पेड डायरेक्टली टू स्टेट, और टाइल जो था वो टैक्स था वो डायरेक्टली किसे देना पड़ता था, गवर्नमेंट को देना पड़ता था। और ये फिक्स नहीं होता था, ये समय समय पे क्या होता था, चेंजेबल था, ये चेंज हुआ करता था। राजा चाहे तो 50% कलेक्ट करे, चाहे तो 10% कलेक्ट करे, तो वो तो गवर्नमेंट और किंग पे डिपेंड करता था। यहाँ कुछ और भी इंपॉर्टेंट मीनिंग दिए हैं, इसको आप समझ सकते हैं। लिब्रे मीन्स होता है करेंसी ऑफ फ्रांस। ठीक है, और क्लेर्जी ए ग्रुप ऑफ पर्सन इन्वेस्टेड विद द स्पेशल फंक्शन इन चर्च, मैंने बताया क्लेर्जी मतलब पादरी वर्ग जो था। ठीक है, तो इस प्रकार से सोसाइटी डिवाइड थी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा किंग के बारे में जानते हैं। इन 1774 लुई 16 आ बर्बन फैमिली ऑफ किंग एसेंडेड द थ्रोन ऑफ फ्रांस, कह रहे हैं कि 1774 की घटना है। लुई 16 जो थे वो क्या बने, वो फ्रांस के राजा बने। He was 20 years old and married to Austrian princess Mary Antoinette। जब वो 20 साल के थे तब उनकी शादी ऑस्ट्रिया के राजकुमारी मैरी एंटोनिटी से हो गई। अपॉन हिज एसेसन द न्यू किंग फाउंड द एम्प्टी ट्रेजर, कह रहे कि जब लुई 16 राजा बने, कब, 1774 में। 1774 में जब लुई 16 राजा बने तो उन्होंने क्या पाया, उन्होंने देखा कि हमारा जो ट्रेजर है, ट्रेजर मतलब आप जानते होंगे राजकोष या खजाना, जो राजा का राजकोष था वो खाली था। रीजन क्या था, क्यों खाली था, लॉन्ग ईयर्स ऑफ वार हैड ड्रेन द फाइनेंशियल रिसोर्सेज ऑफ फ्रांस। पहला रीजन ये था कि बहुत लंबे समय से फ्रांस क्या कर रहा था, लड़ाइयों में इंगेज था, जिसकी वजह से उसका फाइनेंशियल रिसोर्स क्या हो रहा था, समाप्त हो रहा था। एडेड टू दिस वार कॉस्ट मेंटेनिंग द एक्स्ट्रावेजेंट कोर्ट एट द इमेंस पैलेस ऑफ वर्साइल। इसके साथ साथ पहला तो लड़ाइयों में पैसा बहुत ज़्यादा खर्च हो गया था, दूसरा वर्साइल जो था वो क्या था, वो राजा का महल था। ठीक है, वर्साई बोलते उसको, वर्साई राजा का महल था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसा खर्च किया जाता था, जिसके वजह से राजा के तिजोरी खाली हो गई थी। ठीक है, अंडर लुई 16 फ्रांस हेल्प टू द 13 अमेरिकन कॉलोनीज टू गेन देयर इंडिपेंडेंस फ्रॉम द कॉमन इनेमी ब्रिटेन। कह रहे कि फ्रांस और अमेरिका दोनों के इनेमी सेम थे, दोनों के दुश्मन सेम था। ठीक है, तो इसलिए फ्रांस लगातार क्या कर रहा था, अमेरिका और उसके 13 कॉलोनीज को क्या कर रहा था, सपोर्ट कर रहा था, जिसकी वजह से उसका खजाना खाली हो गया था। ठीक है, द वार एडेड मोर देन $1 billion टू द डेप्थ दैट हैड ऑलरेडी राइज टू मोर देन $2 billion। कह रहे कि इस लड़ाई की वजह से क्या हो गया था, डेप्थ मीन्स होता है कर्ज, जो फ्रांस के राजा थे उन पे 1 बिलियन लिब्रे का कर्ज हो गया था, जो राइस मीन्स होता है इंक्रीज, जो धीरे धीरे इंक्रीज होकर लगभग 2 मिलियन लिब्रे हो गया। लेंडर्स हु गेव द स्टेट क्रेडिट, लेंडर मीन्स क्या होता है, जो लोन देते हैं, जिन्होंने फ्रांस को पैसा दिया था, क्रेडिट दिया था, नाउ बिगिन टू चार्ज 10% इंटरेस्ट ऑन लोन। उन्होंने अपने लोन पे 10% का इंटरेस्ट का डिमांड करना शुरू कर दिया था। ठीक है,
सो द फ्रेंच गवर्नमेंट वाज obliged to spend the increasing percentage of budget and interest to payment alone। तो कह रहे हैं कि जो फ्रेंच गवर्नमेंट थी, ठीक है, आर स्प्रेड द इंक्रीजिंग परसेंटेज ऑफ इस बजट एंड इंक्रीज द पेमेंट एलोन। उसे क्या करना पड़ा, अपने बजट को बढ़ाना पड़ा। टू मीट दिस रेगुलर एक्सपेंसेस सच एज द कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग एन आर्मी, द कोर्ट रनिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल यूनिवर्सिटी, स्टेट वाज फोर्स टू इंक्रीज टैक्स। और इतने जो खर्चे थे, जो राजा के महल का खर्च था, या जो यूनिवर्सिटीज़ के खर्च थे, गवर्नमेंट ऑफिस के खर्च थे, आर्मी के खर्च थे, इन खर्च को मेंटेन करने के लिए राजा को क्या करना पड़ा, डिसाइड करना पड़ा किसके लिए, इंक्रीज द टैक्स, कि टैक्स बढ़ाना पड़ेगा। येट इवन दिस मेजर वुड नॉट हैव सफिशिएंट, केवल टैक्स को बढ़ाना ही सफिशिएंट नहीं था। फ्रेंच सोसाइटी इन 18th सेंचुरी वाज डिवाइडेड इनटू द स्टेट एंड ओनली मेंबर ऑफ थर्ड स्टेट पेड टैक्स। जैसा कि मैंने बताया कि जो फ्रांस की सोसाइटी थी 3 स्टेट से बटी हुई थी और केवल थर्ड स्टेट के लोग ही टैक्स देते थे। फिगर 2 शो हाउ द स्टेट फ्रेंच सोसाइटी वाज ऑर्गेनाइज। मैंने बताया फिगर 2 में कि किस प्रकार से फ्रांस की सोसाइटी जो थी वो बटी हुई थी, ठीक है। पीसेंट मेड अप टू 90% ऑफ द पॉपुलेशन। 90% लोग क्या थे, पीसेंट्स थे, मीन्स वो लोग थर्ड स्टेट से बिलोंग करते थे। हाउएवर ओनली स्मॉल नंबर ऑफ देम ओन द लैंड एंड दे कल्टिवेटेड। कुछ ही ऐसे किसान थे जिनका खुद का ज़मीन था और उस पर खेती करते थे। अबाउट 60% ऑफ लैंड वाज ऑनर्ड बाय द नोबल। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि 60% जो लैंड था या तो वो नोबल्स के कंट्रोल में था, या तो चर्च के कंट्रोल में, या जो रिच मर्चेंट्स हुआ करते थे थर्ड स्टेट में उनके कंट्रोल में हुआ करता था। द मेंबर ऑफ फर्स्ट टू स्टेट हैड टू द क्लर्जी एंड द नोबिलिटी एंजॉय द सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ। मैंने बताया कि क्लर्जी और नोबिलिटी जो थी उन्हें क्या थे, सर्टेन प्रिविलेज बाय बर्थ, जन्म सिद्ध कुछ अधिकार मिले हुए थे। द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ दीज वाज एक्सपेक्शन फ्रॉम द पेइंग टैक्स द स्टेट। सबसे ज़्यादा प्रिविलेज क्या मिला था, एक्सपेक्शन फ्रॉम पेइंग टैक्स टू द स्टेट, कि उन्हें स्टेट को कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था। द नोबल फर्दर इंजॉयड द फ्यूडल प्रिविलेज। कह रहे कि जो नोबल्स थे उन्हें क्या मिला हुआ करता था, फ्यूडल राइट्स मिला करता था। विच दे एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द पीसेंट। तो ये जो नोबल्स हुआ करते थे वो क्या करते थे, पीसेंट से टैक्स लिया करते थे। पीसेंट वेर ऑब्लाइज टू रेंडर सर्विस टू द लैंड। और जो पीसेंट्स हुआ करते थे ऑब्लाइज टू रेंडर वर्क टू द मास्टर, मतलब उनका जो मालिक होता था उनके लिए उन्हें क्या करना पड़ता था, उन्हें काम करना पड़ता था। जैसे कि रोड बनाना, या उनके बिल्डिंग में काम करना, या आर्मी में काम करना, या उनके खेतों में काम करना, तो ये सारे काम उनको करने पड़ते थे, ठीक है। द चर्च आल्सो एक्सट्रैक्ट इट्स शेयर टैक्स कॉल्ड टाइद। मैंने बताया जो चर्च था वो भी टैक्स लिया करता था। ऑल मेंबर ऑफ द थर्ड स्टेट हैड पे टैक्स टू द स्टेट। थर्ड स्टेट के सभी लोग टैक्स दिया करते थे। दीज इंक्लूडेड डायरेक्ट टैक्स, टाइल, द नंबर ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स विच आर द लेविड आर्टिकल्स एवरीडे कंजप्शन लाइक द साल्ट टोबैको। कह रहे कि टाइल्स जो था वो एवरीडे कंजप्शन, जैसे सॉल्ट हो गया, टोबैको, या डेली यूज वाले जो चीज़ होते थे उस पर भी गवर्नमेंट क्या करती थी, टैक्स लिया करती थी। द बर्डन ऑफ फाइनेंशियल एक्टिविटी ऑफ द स्टेट थ्रू द टैक्स वाज बोर्न बाय द थर्ड स्टेट। और जितना स्टेट का, मतलब पूरे किंग का जितना खर्च होता था वो अकेले किसे उठाना पड़ता था, थर्ड स्टेट को उठाना पड़ता था। यहाँ पे एक फिगर दिया है, इसको आप देख के समझ सकते हैं। दिस पुअर फेलो ब्रिंग एवरीथिंग, grain, fruits, money, salad and fat land sides here and ready to accept it all. He does not even care the grace with looks। ये कह रहे कि यह जो फोटो में देख रहे कि अमीर आदमी है वो बैठा हुआ है और गरीब आदमी उसके लिए सारा चीज़ लेके आ रहा है, लेकिन उसके लिए कोई रिस्पेक्ट नहीं है, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं। अगला जो टॉपिक है द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल, ठीक है। तो इसे द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल को हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी तक जो हम लोगों ने पढ़ा उसको शॉर्ट में पहले रिवाइज करते हैं।
पहले हमने क्या देखा, हमने देखा इवेंट ऑफ 14 जुलाई 1789। 14 जुलाई 1789 को इवेंट को हमने देखा, जहाँ पे हमने देखा कि 14 जुलाई 1789 को 7000 मैन ऑन मैन क्या हुए थे, गैदर हुए थे। कहाँ? इन टाउन हॉल, इन फ्रंट ऑफ टाउन हॉल, ठीक है। और उन्होंने डिसाइड किया कि क्या करेंगे, हम खुद की एक आर्मी बनाएंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक र्यूमर सुना था, ठीक है, उन्होंने अफवाह सुना था कि राजा क्या करने वाला है, अपने आर्मी को गोली चलाने के लिए ऑर्डर देने वाला है। तो बहुत सारे लोगों ने क्या किया, बास्तिल जो प्रिजन था, जो फोर्ट था, उस पर हमला कर दिया। लोगों ने उसे तोड़ दिया, वहाँ के कमांडर को गोली मार दिया और वहाँ के जो भी हथियार थे उसे उन्होंने क्या कर दिया, उस पर कब्जा कर लिया, ठीक है। फिर हमने किसको समझा कि 18वीं शताब्दी के पहले जो सोसाइटी थी वो क्या थी, उसको हमने समझने का प्रयास किया। तो हमने देखा कि 18वीं शताब्दी के पहले जो ओल्ड रिजाइम था, वहाँ 3 कैटेगरीज के लोग फ्रांस में हुआ करते थे, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट एंड थर्ड स्टेट। फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट के लोगों को प्रिविलेज मिले हुए थे। प्रिविलेज मीन्स होता है डिस्काउंट, कि उन्हें टैक्स देने की ज़रूरत नहीं थी। थर्ड स्टेट के लोग जो थे उन्हें ही सारे राज्य का जो भी खर्च होता था उसे चलाने के लिए टैक्स देना पड़ता था। जबकि फर्स्ट और सेकंड स्टेट के लोगों का पॉपुलेशन केवल 10% था, लेकिन उनके पास प्रॉपर्टी वाइज अगर बात करें, लैंड की बात करें, तो उनके पास 60% था। लेकिन थर्ड स्टेट का पॉपुलेशन 90% था, लेकिन उनके पास जो प्रॉपर्टी थी वो कितनी थी, ओनली 40% थी। तो राज्य का सारा खर्च चलाने के लिए थर्ड स्टेट के लोग क्या किया करते थे, टैक्स दिया करते थे। टैक्स वो भी 2 प्रकार का था। पहला टाइथ टैक्स कलेक्टेड बाय द चर्च। कह रहे कि टाइथ जो था एक टैक्स था जो चर्च कलेक्ट करता था, जो प्रोडक्शन का 1/10 पार्ट हुआ करता था। और टाइल जो टैक्स था वो स्टेट कलेक्ट किया करता था। फिर हमने देखा क्या कि 1774 में लुई 16 जो ब्यूबोन फैमिली के थे वो राजा बने। 20 ईयर्स में ऑस्ट्रियन प्रिंसेस मैरी एंटोनी के साथ उनकी शादी हुई। लेकिन जैसे वो गद्दी पे बैठे तो उन्होंने देखा क्या, इम्पटी ट्रेजरी, जो मतलब राजा का खजाना था वो क्या था, खाली था। तो यहाँ क्वेश्चन बनता है कि रीजन क्या था इम्पटी ट्रेजरी का। पहला रीजन था लॉन्ग ईयर्स वार विथ ब्रिटेन से बहुत लंबे समय से लड़ाई चल रही थी, जिसके कारण बहुत ज़्यादा पैसा उसमें खर्च हो गया था। दूसरा, मेंटेनिंग अप एक्सपेंसिव कोर्ट वर्साई का जो कोर्ट था उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता था। तीसरा, अमेरिकन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, अमेरिका जो था वो ब्रिटेन के साथ क्या कर रहा था, इंडिपेंडेंस के लिए लड़ रहा था। तो वहाँ पे फ्रांस भी सपोर्ट कर रहा था, जिसका रीजन से 2 बिलियन लिब्रे का लोन हो गया था। और जिन्होंने लोन दिया था, क्रेडिटर्स जो थे, उन्होंने डिमांड करना शुरू कर दिया क्या, कि हमें 10% टैक्स चाहिए। चौथा रीजन क्या था इम्पटी ट्रेजरी का, रेगुलर एक्सपेंसेस, जैसे आर्मी चलाना है, कोर्ट चलाना है, गवर्नमेंट चलाना है, यूनिवर्सिटी चलाना है, तो उसके लिए भी टैक्स चाहिए। प्रॉब्लम ये थी कि टैक्स केवल थर्ड स्टेट देता था। अब राजा को क्या करना पड़ा, राजा को ये डिसीजन लेना पड़ा क्या, कि हम क्या करेंगे, टैक्स को इंक्रीज करेंगे और लोगों से टैक्स कलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा। आगे हम क्या करेंगे, अगला हम अपना टॉपिक पढ़ेंगे द स्ट्रगल ऑफ सर्वाइवल अपने नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करेंगे। अपने और भी दोस्त जो कि अभी सोशल साइंस नहीं पढ़ रहे हैं उन्हें भी बताएंगे कि पाठक सर क्लास शुरू हो गया है, आप ज्वाइन कर लें। अगर बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा, बच्चों का सपोर्ट अच्छा रहा, तो उन्हें मेरे चैनल से नोट्स भी प्रोवाइड किया जाएगा और डेली वाइज होमवर्क भी प्रोवाइड किया जाएगा। और अगर लाइक, सब्सक्राइब्स और कमेंट मिलते हैं तो आप लोगों को फ्री ऑनलाइन क्लास भी चलाया जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग, थैंक्स, बाय बाय।